नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे कुछ दर्शकों ने क्वेश्चंस जो कमेंट्स किए हैं उसके विषय में एक दो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर, आचार संहिता में हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक चल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता क्या है, इस विषय पे आप समझिए। आचार संहिता सरकारी संस्थानों पे नहीं लगती है। आचार संहिता जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट यानी उसकी दिनांक घोषित कर देते हैं, उस दिन पूरा जो कार्य है वो इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में चला जाता है। जो सत्ता पक्ष में बैठे मंत्रीगण हैं, सीएम हैं, वो जो भी उनके जो प्रचार करते थे, वो टीवी पे वो होर्डिंग लगाना, ये करना जो सरकार के पैसे से करते थे, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद वो सरकारी यंत्रणा का यूज़ नहीं कर सकते। घोषणा प्रचार के ऊपर नियम बनता है, रैली नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें पक्ष, पार्टियां, उनकी प्रतिनिधि और कैंडिडेट्स के ऊपर लागू होते हैं। ये सरकारी अधिकारियों के कार्यों पर नहीं लागू होते हैं। सरकारी अधिकारी अपने काम कर सकते हैं। पब्लिक को आचार संहिता से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही बनते हैं। आचार संहिता, इलेक्शन जब घोषित हो गई तो आचार संहिता लागू हुई। उस दिन से जो भी प्रचार प्रसार का जो भी खर्चा है, पार्टी अपने पैसे से करेगी। सरकारी तिजोरी से एक रुपया भी नहीं निकाल सकती है, ना वो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद उनका जितना जो अधिकार था वो खत्म हो जाता। उस समय सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक समान हो जाते हैं। एक समान का मतलब कि सबको एक समान ट्रीट दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी, जैसे कोई मंत्री है, सीएम है, ये अधिकारियों के हुक्म नहीं जता सकते कि उनका वो पद अब नहीं रहा है। अब पूरा जो पावर है वो इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो ये आचार संहिता है। तो इससे सरकारी यंत्रणाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना कार्य उनको करना है, वो अपना कार्य करेंगे। आपका प्रॉब्लम क्या है बायोमेट्रिक में, वो प्रॉब्लम बताइए। आपका घर का सर्वे नहीं हुआ, आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए, भैया इस डेट को यहाँ पे सर्वे किया गया, लेकिन मेरे घर का सर्वे नहीं किया है, इसलिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है मैं जोड़ पत्र 3-4 भर के आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर रहा हूँ, वो आप करिए। अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको जवाब देना, क्योंकि उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। जो कार्य है वो उन्हें विधि ने मंथ में करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है? प्रॉब्लम्स ये है कि हम हमारी बात कर रहे हैं। हम पहली बात तो जागरूक नहीं है, नियम नहीं जानते, हमें कैसे आगे बढ़ना ये पता नहीं होता। हमारे एक सब्सक्राइबर है, मुरुगन साहब, वर्ली में रहते हैं। उनका आज मैंने कमेंट्स पढ़ा कि वो पात्रता के लिए इतने साल से भाग रहे थे, उसके बाद अपील किए, अपील में भी उनका क्लियरेंस नहीं हुआ। उसके बाद 2018 16/5/2018 का GR आया, जिसमें उनको थोड़ी सी रोशनी देखी। उन्होंने फिर फाइल किया तो वहाँ से अपील अथॉरिटी ने बोला कि भाई BMC के पास जाओ। BMC के पास एप्लीकेशन फाइल करके दिया है, BMC उसको रुका के रखी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये RTI डाले, RTI के बाद फर्स्ट अपील में गए। फर्स्ट अपील में वहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष है वो जन सूचना अधिकारी को कहते हैं, भैया इनका पात्र को या अपात्र को दूसरी बार ये आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। ये वर्ड बोलने का अधिकार किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे बैठे हैं प्रशासकीय सेवा में, यानी लोगों की सेवा करने के लिए। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भैया ये आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए।
एक सरकारी अधिकारी अगर ये शब्द का यूज़ करता है तो बहुत गलत है वो। मुरुगन साहब, आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी अधिकारी है, डिले ऑफ डिस्चार्ज ड्यूटी का एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो फॉर्मेट के अंदर उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिए बीएमसी कमिश्नर तक, और आपकी जो भी कॉपी हो लगाइए कि मैंने इस डेट को कंप्लेंट किया और इस डेट को जोड़पत्र 3 और 4 भरा, लेकिन आज इतने महीने साल बीत गए लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके अंदर जो भी अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, कॉलोनी ऑफिसर, रेंट कंट्रोलर, ये जो भी लोग हैं उनके नाम डालिए, वहाँ पे वार्ड के नाम डालिए, कॉपी अटैच कीजिए और ये कमिश्नर के यहाँ पे डालिए कि भैया इनके ऊपर तुरंत से तुरंत नेग्लिजियंस पार्ट ऑफ द ड्यूटी के अंदर में इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरती है और अपने टेबल पे फाइल 7 दिन से ज़्यादा यानी वर्षों तक ईयर टुगेदर वहीं पे पड़ी हुई है, जो कि अधिकारी को रखने का अधिकार नहीं है। कोई भी कंप्लेंट हो, अधिकारी को एक अधिकारी के टेबल पे 7 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, और अगर डिपार्टमेंट का मैटर है तो उन्हें वो फाइल को 45 दिन के अंदर क्लियर करना है, और दूसरे डिपार्टमेंट का है तो उसको भेजना है ताकि वो उसके ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सके। उसमें 90 दिन का समय दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी एक्ट 2005, उसके आधार पे सेक्शन 10, 1 और 2 के ऊपर इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है। तो मैंने जागो इंडिया जागो ग्रुप के ऊपर वो चीज़ मैंने पुटअप कर दी है। आप वो फॉर्म भरिए और भेजिए। एक पहला तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर को भेजिए, और यहाँ के जो गवर्नमेंट के सचिव हैं, क्योंकि इस समय सरकार तो नहीं है, आचार संहिता है, तो आप मुख्य सचिव डेवलपमेंट को भेजिए, ताकि ये चीज़ वहाँ तक जाए कि अधिकारी यहाँ बैठ के अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहे हैं। तो ये तरीका है लड़ने का। आरटीआई के अंदर आप लड़ रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरटीआई के अंदर में ये चीज़ जो है, जो अधिकारी बोलते हैं तो उनको बोलिए सर ये जो वर्ड आपने कहा है मुझे आदेश में लिख के दीजिए, क्योंकि देखिए हर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी को बचाने को देखता है। इसका कारण एक ही है कि आरटीआई एक्ट में जो एसआईसी का गठन किया गया है वहाँ पे वर्षों लग जाते हैं अपील के लिए। अभी इस समय 2024 चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 2022-2023 की अपील की शुरुआत है वहाँ पे, यानी आज अगर आप अपील करेंगे तो 2025-2026 में आएगी। ये अधिकारी को पूर्णतया पता है, ये अधिकारियों को पूर्णतया पता है कि भैया कहाँ जाएंगे, जाइए वहाँ पे, 2 साल में मैं कहाँ रहूँगा मुझे नहीं पता। तो ये इनके लिए एक वरदान बन गया है, जिसके ऊपर सरकार जरा भी कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि ये जो अपीलें हैं आरटीआई में, उसका निपटारा 90 दिनों के अंदर हो, जबकि आरटीआई कहता है कि भाई 90 दिन के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए। फिर भी ये वर्षों लग जाते हैं, और इसका फ़ायदा ये सरकारी अधिकारी, जो जन सूचना अधिकारी, अपील अथॉरिटी है, ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया जाए तो थोड़ा नहीं बहुत सारा करप्शन ख़त्म होने लग गया, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा हथियार है जो अधिकारियों के करप्शन को रोकने के लिए बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा एक अधिकार दिया गया और हथियार है वो। लेकिन केंद्र सरकार को या राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इनकी जो कमेटी है उस पर डिसाइड करना चाहिए। अगर ये एसआईसी में जो कमिश्नर्स हैं, उन कमिश्नर्स को वो आप उनकी संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो डिपार्टमेंट के हेड को सेकेंड अपीलेट का पावर दीजिए, डिपार्टमेंट के हेड को सेकेंड अपीलेट का पावर दीजिए, और एसआईसी को सेक्शन 18(1) में पावर दीजिए कंप्लेंट का, कि अगर वहाँ पे सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी भी गलत ऑर्डर देते हैं तो 18 में उसकी सुनवाई हो और उसके अंदर देखा जाए कि भैया यहाँ गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ है।
तो ये जरूरी है, या तो इनका जो भी आरटीआई का जो बना है एसआईसी, आज एसआईसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाए, उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सूचना आयुक्त बिठाए जाए। अब मुंबई में 2 सूचना आयुक्त बैठते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी पहले 2 ही थे, अब कितने पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में 10 है जो स्टेट लेवल पे है। तो यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, 2 अधिकारी कितनी अपीलें, यहाँ लाखों की तादाद में सेकेंड अपील आ रही है। तो भाई उन सूचना जो आयुक्त हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि 2 लोगों पे इतना बोझा क्यों दिया गया है। तो शायद उसमें तादाद बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे जो अपील का निपटारा हो महीने 2 महीने के या 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए। आज मैंने अपील फाइल किया किसी अधिकारी के खिलाफ, और वो अपील 2 साल 3 साल बाद आएगी, तो उस अपील का मतलब क्या होगा सर, ये आप मुझे बताइए या सरकार मुझे समझाए। उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अधिकारियों का मन बढ़ गया है। हम जब 2005 में जब आरटीआई एक सेंट्रलाइज हुआ, उस समय जब हम वहाँ जाते थे सर, वहाँ पे 1.5 महीने 2 महीने में हमारी हियरिंग लग जाती थी। 1.5 महीने 2 महीने में हियरिंग लग जाती थी। वहाँ कोई गर्दी नहीं रहती थी, दिन भर में 2 या 3 अपील रहती थी। लेकिन आज जाके आप देखिए, डेली के वहाँ पे 100 अपील चल रहे हैं, 100 अपील्स चल रहे हैं। और इसके वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि वहाँ के जो एसआईसी कमिश्नर्स है वो भी ऑर्डर्स बराबर नहीं दे रहे हैं। इसमें लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। हम सभी को पत्र लिखना चाहिए, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, कि भाई आरटीआई में ये चीज़ चेंजेस की है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। अगर ये तादाद हमने लाखों की तादाद में अगर वहाँ भेजा तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हर व्यक्ति एक एप्लीकेशन बनाए और उसमें लिखा जाए कि एसआईसी में मुंबई में यहाँ पे जो भी राज्य जन सूचना आयुक्त हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, या तो उसमें ऐसे नियम निकाले जाए कि 3 महीने के अंदर यहाँ की सुनवाई क्लियर हो किसी भी अपील की। क्योंकि यहाँ पे 1-1 साल 2-2 साल एक अपील को लगता है और अधिकारी उसकी मनमानी कर रहे हैं और वो बोलते जाइए सेकेंड अपील करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं, 2 साल 3 साल बाद आएगा, मैं कहाँ रहूँगा और ये कहाँ रहेंगे। तकलीफ इस चीज़ की है। तो मैं इसका उपाय खाली एक ही बताऊँ, हर व्यक्ति इस चीज़ पे अमेंडमेंट करके डाले, अमेंडमेंट के लिए डाले कि सर हमें तकलीफ हो रही है, हमारी अपीलें पेंडिंग पड़ी है, जबकि आरटीआई रूल के हिसाब से 90 दिन में इनको क्लियरेंस करना है। लेकिन वो भी क्या करे, 2 कमिश्नर लाखों की तादाद में अपील आ रही है, वो क्या करेंगे। तो या तो उनकी संख्या बढ़ाया जाए, संख्याबल बढ़ाया जाए, या तो फिर सेकेंड अपील हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देना चाहिए। जैसे बीएमसी का तो बीएमसी कमिश्नर को बना दीजिए, एसआरए का तो सीओ एसआरए को बनाइए। इस तरह बनाइए ताकि हमारी जो भी बातें हैं वो बड़े लेवल पे सुनी जाए और 18(1) का पावर दिया जाए एसआईसी को। लेकिन 18(1) में जो इन्होंने कहा है कि भाई सेकेंड अपीलेट के खिलाफ हम नहीं लेते हैं, तो वो भी नियम रद्द किया जाए। सेकेंड अपीलेट ने भी गलत ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ भी 18(1) में सुनवाई का अधिकार दिया जाए। नहीं तो क्या होगा, ये अधिकारी ये आपस में एक दूसरे अधिकारी को बचाने की कोशिश करेंगे और आरटीआई ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर उनको लेटर भेजें, राष्ट्रपति को लेटर भेजें। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति को लेटर भेजिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद ही ईमानदार और बहुत ही ज्ञानी महिला हैं। उन्होंने हमारे जहाँ पे राष्ट्रपति बनने बहुत चीज़ों में फेरबदल किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाई हैं। तो हो सकता है हमें राष्ट्रपति को ही आवेदन देना चाहिए। राष्ट्रपति का उनका एड्रेस भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति कार्यालय, रायसीना हिल, न्यू दिल्ली, बस इतना डाल के आप भेज देंगे, उनके अकाउंट उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को करिए। अब हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं,
उनका मैटर ये है कि उनके यहाँ पे बिल्डर आ रहा है। अब उनको ये जानना है कि बिल्डर से हम क्या बात करें, क्या डिमांड रखें। दोस्तों, ये डिमांड सबका एक ही होता है। एक हमारा एक ऐसा घर जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें 300 का घर चाहिए। लेकिन 300 के घरों में क्या होता है, किचन सुव्यवस्थित होनी चाहिए, हॉल्स होनी चाहिए, बाथरूम्स होनी चाहिए, बेडरूम होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसलिए मेंटेनेंस का क्या जुगाड़ है, ये 40,000 के ऊपर डेवलपर और कितने मेंटेनेंस चार्ज जो कॉर्पस फंड दे सकता है सोसाइटी को, उस पर विषय में बात कीजिए। सोसाइटी के लोगों के पात्रपात के विषय में बात कीजिए कि भैया पात्रपात की जिम्मेदारी आपकी होगी और किसी भी बंदे को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। सब मेंबर्स हैं हमारे। भाड़े के विषय में बात करिए, भाड़े का मैटर आपने डिसाइड करो, भाड़े का मैटर सोसाइटी डिसाइड करिए, सोसाइटी रेजुलेशन पास करिए, उसके हिसाब से आपको भाड़ा देना है। बिल्डिंग में लिफ्ट कैसी होगी, बिल्डिंग के अंदर आपकी सुविधाएं क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या सुविधा चाहिए, उस विषय में बात कीजिए, ताकि कल ये ना हो कि भैया हमने इस क्लॉज में डाला नहीं। क्योंकि देखिए, डेवलपर्स जो है ना, डेवलपर्स हमेशा ही कंसेंट का वायलेशंस करते हैं। हमारे यहाँ भी किया, मैं उसका मैटर डालने वाला हूँ कि कंसेंट 200-250 लोगों के साथ कंसेंट किया है और उस कंसेंट में जो कंडीशंस दी गई वो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं किया बिल्डिंग के अंदर में, और एसआरए ने भी उसके ऊपर परमिशन दे दिया है। अरे ये मैटर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि लोगों के साथ धोखाधड़ी। ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो, इसके लिए आपको जागरूक बनना है। आपको उसके बारे में आपकी सहूलियत क्या है उस विषय में आप सोचिए, आपको क्या चाहिए। सोसाइटी ऑफिस, अब सोसाइटी ऑफिस क्या होता है कि भैया चलो सोसाइटी बड़ी है, 300 लोगों की है, तो 100 लोगों के पीछे एक सोसाइटी ऑफिस देगा, तो उनको बोलिए भाई 100 लोगों के पीछे मत दीजिए, हमें जो भी सोसाइटी ऑफिस है हमें तीनों सोसाइटी का एक ऑफिस दीजिए। मतलब 300 लोगों का एक ही ऑफिस है, क्योंकि सोसाइटी एक ही रहेगी। अलग अलग बिल्डिंग है तो भाई अलग अलग सोसाइटी ऑफिस दे। अगर एक ही कंबाइंड बिल्डिंग है तो भाई एक ही ऑफिस दीजिए। हमें 300 समझो 300 900 स्क्वायर फीट का हो गया। तो जब ये आपके पास 700 800 1000 स्क्वायर फीट के जो ऑफिस आते हैं, तो उस ऑफिस में आप लोगों के मीटिंग्स भी ले सकते हैं, और आपके जो भी सभासद हैं उनके फंक्शंस वगैरह में आप एक मिनिमम रेट पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बालवाड़ी है जो बच्चों के लिए काम आए, महिला आरोग्य केंद्र है जो महिलाओं को काम होगा। इस तरह जो भी चीज़ें हैं आपको मांगना है कि भाई हमको चाहिए, उस पर क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए वो चीज़ मांगिए। लिफ्ट कैसी होगी, किचन में कौन सा टाइल्स लगाने वाले हैं, क्या करना है, इस विषय में बात कीजिए ना। और क्या आप बात कर सकते हैं मुझे बताइए। बिल्डर इसके अलावा जो भी है, आपके रूम के अंदर भाई बाथरूम के गीजर लगा के देगा ही नहीं, ग्रिल लगाएगा तो ग्रिल कैसा लगाएगा, दरवाजे कैसे होने चाहिए, दरवाजे स्टैंडर्ड ISI के मार्क के होने चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, साइज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हाँ, बिल्डिंग की जो रूम की हाइट है वो 9.2 फीट की होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें के बाद में ध्यान रखिए और वो चीज़ आप देखिए। और जो कंसर्न आपको डेवलपर्स देगा उस कंसर्न को बोलिए कि भैया हमारे सभी मेंबर को एक कंसर्न दीजिए। वो कंसर्न चिटकाया जाएगा सोसाइटी के ऑफिस पे, और लोग पढ़े, फोटो खींचे, उसको जाके पढ़े, उसमें क्या क्या और उनको एमिनिटी चाहिए उस चीज़ के बारे में आप सोसाइटी को दीजिए। सोसाइटी उस पर विचार करेगी AGM लेके। तो जैसा कि सरकारी रूल है, उस सरकारी के रूल के हिसाब से लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। यदि आपको नहीं पता चलेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा, तो लोगों के अंदर रोष व्याप्त होता है और फिर वहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह चालू होती है। लोग आपके इलाकों को छोड़ के अलग अलग इलाके भागते हैं कि भैया मुझे कौन मदद करे। यदि आपके लोगों की मदद आपकी सोसाइटी और बिल्डर करे तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डर का भी नाम होगा, सोसाइटी का भी नाम होगा, आपका डेवलपमेंट भी पारदर्शी होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, उस चीज़ को समझिए। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में क्या है वो चीज़ को रखिए। आप वहाँ पे डिमांड कीजिए कि भैया हमको सोलर सिस्टम बिल्डिंग में लगा के दीजिए, ताकि आपके मेंटेनेंस बचे। जो आपके लिफ्ट वगैरह चलेंगे वो मेंटेनेंस बचे। सोलर आपके 15 से 20 किलो के सोलर पैनल लगा देंगे ना, तो मेरे ख्याल से लिफ्ट वगैरह सब चल जाएंगे, तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आप जानिए।
वो सब चीज़ें समझिए और वो सब चीज़ें दिमाग में या लिख के लीजिए कि भैया ये चीज़ हमें चाहिए। तो लोगों की राय पूछिए। बिल्डर बोले मैं नहीं दूंगा, मतलब सर मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लोगों को पूछ रहा हूँ। लोग कितने सहमत होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ लोगों की राय होती है, लोगों की मेजोरिटी से होगी। तो दोस्तों, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, बिल्डर्स किसी भी योजना पात्र होने के लिए जितना एरिया डेवलप कर रहा है उसका मुंबई पिछले साल में कितना परसेंट डेवलप किया हुआ होना चाहिए। ये है सर्कुलर 2, उसमें 25% एरिया, जैसे आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट डेवलप कर रहा है तो पिछले 5 वर्षों में वो 250 एरिया मुंबई में डेवलप, मुंबई यानी जो महानगर पालिका हो वहाँ पे डेवलप किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी प्रपोज्ड है तो वहाँ पे कौन सा सर्कुलर लागू होगा, ये मुझे कल कमेंट्स में बताइए। अब देखें कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन दोहराता हूँ, जब सोसाइटी प्रपोज्ड है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना है तो कौन से सर्कुलर के आधार पे कार्रवाई करेंगे, उस चीज़ के विषय में कमेंट कीजिए। तो देखें कितनी जागरूकता आप तक पहुँची है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। ऐसे ही छोटी से छोटी विषय पे हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में, मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शक बहुत ही जानकार हैं, लेकिन जानकारी जितनी भी हो कम होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।